अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 7 है जी हमारे पास, ऑसिलेशंस, जिसे आज हम डिटेल में जो है जी सबसे तो पहले इसके नाम को समझेंगे कि ऑसिलेशंस होती क्या हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग को एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ मोशन मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले स्टूडेंट्स आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि मोशन होती क्या है। स्टूडेंट्स, आपने मोशन को बेसिक लेवल पर प्रीवियसली 12 दफ़ा पढ़ा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्टिव अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में, ठीक हो गया। अब मोशन डिफरेंट तरह की हो सकती है। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़ी थी। कोई कार स्ट्रेट लाइन जा रही है, लीनियर मोशन क्या थी? ट्रांसलेटरी मोशन। कोई टॉय ट्रेन सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन क्या थी? ट्रांसलेटरल मोशन थी, ठीक है जी। या इवन के हमारे पास जो है हमने एक मोशन पढ़ी थी ब्राउवियन मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है जी, वो भी किस में आती थी? ट्रांसलेटरी मोशन में। फिर बच्चों, रोटेशनल या रोटेटरी मोशन क्या होती है? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, मोशन ऑफ व्हील अराउंड इट एक्सिस, मोशन ऑफ स्टीयरिंग ऑफ अ कार, ठीक है जी। या कोई लट्टू अगर बच्चा चला रहा है तो उसकी मोशन क्या है? रोटेशनल। इसी तरह वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। हमारे घरों में वॉल क्लॉक लगे हुए होते हैं। वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है, घंटा, वो क्या करता है? एक एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर दूसरे एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट मीन पोजीशन, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो यही वाइब्रेशनल मोशन कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं डेली लाइफ में। अगर हम बात करें मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। अगर मैं इस मैस पर राइट साइड पर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो फोर्स लगाने से इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, हुक्स लॉ लगेगी, ठीक है, F इक्वल टू के एक्स। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो जब मैं इसे मीन से एक्सट्रीम पर लेकर जाऊंगा तो ये चाहेगा कि मैं मीन पर आऊँ और मीन से आगे इसका इनर्शिया चाहेगा कि ये आगे अगले एक्सट्रीम पर भी जाए, ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम के दरमियान जो है मूव करता रहेगा, बट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन हमेशा कहाँ डायरेक्टेड रहेगा? मीन पोजीशन। फिर इसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्पेशल टाइप है, स्पेशल काइंड है किसकी? ऑसिलेटरी मोशन की। शर्त यह है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इस बात को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर इसी तरह स्टूडेंट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, ये भी क्या है जी? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। इसी तरह मोशन ऑफ स्टील बॉल ऑन अ कर्व डिश, कोई कर्व डिश है उस पर स्टील बॉल क्या कर रही है? मीन, ठीक है जी, मीन पोजीशन पर, मीन से फिर एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से मीन पर, फिर अगेन मीन से एक्सट्रीम, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। तो इस तरह की तमाम मोशंस क्या कहलाती हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अब स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशंस या ऑसिलेशंस दो तरह की होती हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। एक का जिक्र तो हम डिटेल में करेंगे एसएचएम का, बट इस चैप्टर के लास्ट में कुछ टॉपिक डिस्कस किए गए हैं जिनमें डीएचएम है। पहली बात तो ये एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और डीएचएम हम कहते हैं ड्रिवन हार्मोनिक मोशन। ड्रिवन हार्मोनिक मोशन डीएचएम, और एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है कि जिसमें कोई फोर्स इन्फ्लुएंस ना हो रही हो, ठीक है। बॉडी मूव्स इन अ फ्रीली फोर्स्ड सिस्टम, ठीक है। फ्रीली फोर्स सिस्टम मीन के जहाँ पर कोई फोर्स ना लग रही हो, ठीक है। लेकिन ड्रिवन हार्मोनिक मोशन के केस में फोर्स लगानी पड़ती है हार्मोनिक मोशन क्रिएट करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको एक दफ़ा हमने एक्सट्रीम पर लेकर गए,
छोड़ दिया, फिर मीन पर गया, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ठीक है। बट आप एज्यूम करें कि स्टूडेंट्स अगर आप में से कोई स्टूडेंट एक झूले पर बैठा हुआ हो, ठीक है, और उसका दोस्त उसको पीछे से का झूला है उसको क्या कर रहा हो, उसको पुश कर रहा हो, ठीक है, धक्का दे, फिर वो जाएगा एक्सट्रीम से फिर मीन पर, फिर वो अगेन उसको क्या देगा, पुश लगाएगा, धक्का देगा, तो यहाँ पर फोर्स लग रही है। तो ऐसी जो है हमारे पास हार्मोनिक मोशन जिसमें हम फोर्स लगाएं, फोर्स्ड ऑसिलेशन हो, ठीक है, ये क्या है, फ्रीली ऑसिलेशंस, और ये क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। फिर एक टर्म है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है स्टूडेंट? अच्छा, ये सारी टर्मिनोलॉजीज एमसीक्यूज और शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मोशन क्या है, नाम से ही देखें पीरियोडिक। पीरियोडिक कहते हैं एक खास इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट करना। तो देखिए, इफ ऑसिलेटरी मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम then this kind of motion is called periodic motion। अगर स्टूडेंट्स ऑसिलेटरी मोशन जो है ये अपनी मोशन को रिपीट करे सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो इसे हम कहते हैं periodic मोशन। जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम था, अब ये क्या करे स्टूडेंट कि ये एक सेकंड में जो है क्या करे, अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करे, फिर दूसरे सेकंड में अपनी क्या करे, दूसरी पूरी सेकंड जो है वाइब्रेशन कंप्लीट करे, इसी तरह थर्ड सेकंड में अपनी थर्ड पूरी वाइब्रेशन क्या करे, कंप्लीट करे। तो इसकी मोशन ये अपनी एक वाइब्रेशन एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, अगली वाइब्रेशन भी एक सेकंड में, तो हम कहेंगे कि इसकी मोशन पीरियोडिक मोशन है। ओके, ठीक है जी। तो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर ली सिंपल हार्मोनिक मोशन की। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम एसएचएम को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी तरह लास्ट लेक्चर में मैं डीएचएम को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है जी? इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट की, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखें मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिखी है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये बताता हूँ कैसे आता है, ये डेरिवेशन इसकी करते हैं। बट इसका मीनिंग क्या है? देखें यहाँ पर अगर हम इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें, अगर मैं इसे मीन से डिस्प्लेस करूँ एक्सट्रीम पर, तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब फोर्स लगाऊंगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी, ठीक है। फोर्स जो है एक्चुअली वो क्या कर रही है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, बट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका क्या मतलब है? उसके लिए ये मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रा किए हैं, ठीक है जी। प्लेन आपको नजर आ रहा है कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैंने डिस्प्लेसमेंट ली है, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव क्या है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मीन के एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का है तो डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन नेगेटिव साइन ये बता रहा है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब आपको बात यहाँ से क्लियर समझ आएगी। ये देखें, जब मैंने एक्सेलरेशन लगाई, ठीक है, तो एक्सेलरेशन लगाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, बट नेगेटिव आप देख रहे हैं साथ साइन है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रीस्टोरिंग फोर्स है, तो तब हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। हमने जो है रिस्टोरिंग फोर्स लगाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज की, तो पॉजिटिव जो है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, बट इनके साइन क्या है? ऑपोजिट। तो ये बता रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ठीक है जी। फिर है स्टूडेंट्स कंडीशन फॉर एसएचएम, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, अ बॉडी और सिस्टम मस्ट हैव द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई भी सिस्टम है तो उसमें ये
चार पैरामीटर्स लाजमी होने चाहिए। इनर्शिया बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी, इनर्शिया होना चाहिए, हुक्स लॉ एप्लीकेबल होनी चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स एप्लीकेबल होनी चाहिए और सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शनलेस। सिस्टम क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस। क्या चार बातें बताई? इनर्शिया का होना ज़रूरी है, हुक्स लॉ का होना लाजमी है, हुक्स लॉ के बाद रीस्टोरिंग फोर्स होना ज़रूरी है और सिस्टम फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो अब है मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। कंसीडर वी हैव अ मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है, दैट्स मूव फ्रीली अंडर अ फ्रिक्शनलेस, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि फ्रिक्शनलेस सपोर्ट पर ये क्या कर रहा है, हमारे पास फ्रीली मूव कर रहा है। तो अब ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है जी, ये कोई फिक्स सपोर्ट है, ये एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास कनेक्ट है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू x नॉट, ये इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ऑपोजिट साइन के साथ x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट। ओके, अच्छा, अब जो ही हम इस मास पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी बाय यूजिंग हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। तो जब हम इस पर हुक्स लॉ लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बट जैसे ही हम इसे एक्सट्रीम पर लेकर जाएंगे तो इसका इनर्शिया चाहेगा कि भाई मैं मीन पर तो आऊँ लेकिन मैं मीन से दूसरे एक्सट्रीम तक जाऊँ। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड इक्वल एक हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो कि है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ये एक्शन फोर्स थी तो ये इसका रिएक्शन फोर्स होगी जो इसे मीन पर लेकर जाएगी और मीन से एक्सट्रीम पर लेकर जाएगी। तो ये जो हमने मास डिस्प्लेस किया था यहाँ पर, अब ये सेंटर पर आएगा लेकिन सेंटर पर रुकेगा नहीं मीन पर, मीन से कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऑपोजिट एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम। तो इसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बाय हुक्स लॉ स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, ठीक है जी। तो स्ट्रेस हमने कितनी लगाई थी, F, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट K है यहाँ पर, ठीक है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेन X है। अब पेपर में स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आ जाता है एक्सर, तो K को हम लिख सकते हैं F ओवर X, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है जी, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का। और याद रखिएगा सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है वो भी न्यूटन पर मीटर होता है। पेपर में MCQ आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल यूनिट्स, ठीक है। तो सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम यूनिट होता है। तो ड्यू टू इलास्टिसिटी द रिस्टोरिंग फोर्स, अब इलास्टिसिटी की वजह से, इनर्शिया की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। रिएक्शन फोर्स ऑफ हुक्स लॉ F इज इक्वल टू के एक्स, ये भी हुक्स लॉ ही है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बता ये रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, बट या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये तो इस ग्राफ से ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ तो रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक हो गया। सो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सो a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स, ठीक है जी। अब स्टूडेंट याद करें चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी, उसकी एंगुलर फॉर्म थी AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो उसी को स्टूडेंट मैंने लिखा है AC इज इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के लिए R को रिप्लेस कर दिया एक्स डिस्प्लेसमेंट से ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फिर कुछ इस तरह नहीं बन जाएगी, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि अगर मैं यहाँ से इन इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के ओवर एम। तो याद रखनी है ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दिया जाए तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आएगा और ये प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है जी। एक्सेलरेशन बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज करने से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टर्म्स एसोसिएटेड विद SHM जी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स वेरी विद सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो स्टूडेंट्स टर्मिनोलॉजीज हमारे पास कुछ हैं, जिनमें सबसे पहली है वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज़ द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप याद रखिएगा साइनोसाइडल साइन कर्व जो है वो बनती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से। कैसे बनती हैं आइए देखते हैं। तो वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज साइनोसाइडल वेव फॉर्म। ये हमारे पास जो है एक वर्टिकली में स्प्रिंग सिस्टम है। उधर आपको याद होगा भी प्रीवियसली मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रा किया था, वर्टिकल ड्रा किया है ताकि आपको वेव फॉर्म समझ आए। ये जी एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मैश जो है वो मैंने हैंग किया हुआ है। ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम है, ठीक है। अपर एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम मैंने ली है, लोअर एक्सट्रीम मैंने नेगेटिव एक्सट्रीम ली है। ओके, तो जो हम इस पर एक बड़ा मैश लटकाएंगे तो स्प्रिंग पे क्या होगा, लोड बढ़ने की वजह से ये स्ट्रेच करेगा, इसमें जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मीन के ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा मीन से एक्सट्रीम की तरफ, ठीक। फिर एक्सट्रीम से कहाँ आएगा मीन, मीन से फिर कहाँ जाएगा एक्सट्रीम। तो देखें इसी तरह साइनोसाइडल वेव फॉर्म भी वर्क करती है। इनिशियली कहाँ था, मीन पर, मीन से कहाँ गया, एक्सट्रीम पर, ठीक है। फिर एक्सट्रीम से दोबारा कहाँ गया बच्चों, मीन पर, फिर मीन से कहाँ गया, एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से कहाँ गया दोबारा, मीन पर। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपने ऑब्ज़र्व किया कि जब लोड बढ़ा तो मीन से जो है जब हमने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, तो हमारे पास एक क्रेस्ट बना, फिर हमारे पास एक ट्रफ बना, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट नोट करना है कि जिस तरह ये स्प्रिंग जो है वो क्या करेगा, ऑसिलेट। पहले इधर था, इधर से, ठीक है जी, इस पोजीशन पर आ गया तो एक मीन से कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पर, फिर वापस कहाँ आ गया, मीन पर आ गया, फिर मीन से कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पर आ गया। तो इस तरह से हमें एक साइन कर्व वेव फॉर्म क्या है मिलती है। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप एक सिंपल पेंडुलम ले लें, ठीक है, उसके साथ एक पेंसिल जो है वो क्या कर दें, उसके साथ अटैच कर दें, बांध दें। अब वो सिंपल पेंडुलम ऐसे क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट। नीचे जो है वो आप कोई रजिस्टर या पेपर रख लें, जैसे ये एक रजिस्टर है, आप एक प्लेन शीट ले लें, अभी ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो। आप ये जो रजिस्टर या शीट है उसका आहिस्ता आहिस्ता से स्लाइड करें तो जो वेव फॉर्म बनेगी वो बिल्कुल इसी तरह की वेव फॉर्म आपके पास बनकर सामने आएगी, ठीक है। इसे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट हमारे पास की टर्मिनोलॉजी है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट एनी इंस्टेंट फ्रॉम मीन पोजिशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एक्स से लिखते हैं स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट की वर्ड है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट मीन पोजिशन। अब ये जो क्रस्ट बना है, ठीक है, ये लेट से जी इसका क्या था, डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेट से इतना था, तो ये तो इससे क्या था, ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है एक्स नॉट, इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक हो गया। इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर। फिर हमारे पास टर्म है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है जी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब यहाँ पर वन वाइब्रेशन क्या होगी कि देखें, मीन से एक्सट्रीम पर गई, एक्सट्रीम से मीन पर आई, मीन से फिर एक्सट्रीम पर गई, फिर वापस कहाँ आई, मीन पर, तो इसे हम कहेंगे वन वाइब्रेशन। यानी कि जिससे हमें पूरी एक वन वेव मिलेगी जिसमें जो है एक क्रस्ट होगा और एक ट्रफ होगा, ठीक है। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। और ये तकरीबन एक सर्कल बनता है। अगर इस सर्कल को मैं कट करूं चार हिस्सों में, चार क्वाड्रेंट में, तो ज़रा इस वेव फॉर्म को देखें। 0 डिग्री पर था, 0 डिग्री से ये कौन सा था, 90 डिग्री, फिर बच्चों 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, और फाइनली हम कहाँ चले गए, 360 डिग्री पर, ठीक है। सिमिलरली इस सर्कल में भी ऐसा ही है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड फाइनली 360 डिग्री, ठीक है। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को, वन कंप्लीट ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। फिर है टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं जी, टाइम पीरियड, ठीक है। टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है सेकेंड।
ठीक है। और मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट भी करेंगे इस चैप्टर में। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के होता है। कितना होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हुई, वो उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, या एफ क्रॉस टी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या रहता है? 1। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, पेपर में एमसीक्यूज आता है। फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है बच्चों हर्ट्ज। क्या यूनिट होता है? हर्ट्ज, और इसे हम पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है। और मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय बॉडी पर सेकंड, कि किसी बॉडी ने कितनी जो है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट की, ठीक है, अबाउट स्पिनिंग एक्सिस, कितने सेकंड में, उसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी भी हमने डिस्कस की थी, सेम है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था। ठीक है, तो एक ही बात है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, या हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी। टी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल टी से, और अभी बताया कि 1 ओवर टी तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा का एक और फार्मूला आ गया 2 पाई एफ। तो ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तो याद रखिएगा कि ओमेगा ओवर एफ की रेशियो क्या आती है? 2 पाई। ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।